जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यहाँ पर ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सीटेट में कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि मैंने जो पहले प्रीवियस ईयर के सेट कराए हैं वे क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस सीटेट में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, ये 2015 का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर सेट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पता चलने वाला है कि आप देखेंगे कि कितने इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं डेली यही कहता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा करके जाएंगे तो वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट से, चाहे आप सीडीपी का करिए, ईवीएस का, मैथ का। तो इसलिए दोस्तों आप यहां पर आज यही देखने वाले हैं। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षक युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यहाँ पर ए ऑप्शन है कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। भीतर खेले जाने वाले मतलब दोस्तों इंडोर, और बाहर खेले जाने वाले आउटडोर जो खेल होते हैं उनके दोस्तों याद कराने के लिए कहना। या फिर सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। फिर डी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जब बच्चे खुद मैदान में जाएंगे और अलग अलग खेल खेलेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक भागीदारी करेंगे दोस्तों यहाँ पर शिक्षार्थी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। दोस्तों, कौन सी पद्धति का प्रयोग करती है नलिनी? तो ए ऑप्शन यहाँ पर है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। सी है कि यहाँ पर शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बी है कि दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, तो ये नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, ऐसा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप वहाँ पर ले जा रहे हैं पार्क में। तो और यहाँ पर है डी अपनी पाठ योजना का पालन करना, ये भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। क्या करती है दोस्तों? फर्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाए और उसकी देखभाल करे। सेकंड है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। थर्ड है कि वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया कि गुंजन किन क्रियाकलापों का आयोजन यहाँ पर कर रही है कि वृक्ष के संरक्षण में अवधारणा को वो शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब शिक्षार्थियों को वह कटी लकड़ियों का भंडार दिखाएगी तो उनको ये पता है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि आंचल अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछता है। दोस्तों आंचल क्या करती है कि यहाँ पर कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना वाले प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। क्या दोस्तों सुधार करना है? संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशल में या अवलोकन कौशल में। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि चिंतन कौशल में, क्योंकि वहाँ पर क्या कर रही, कल्पना का विकास कर रही है, तो इसलिए चिंतन कौशल होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए या यह ज्ञात हो जाए कि पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंध अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शीला जब पाठ पढ़ाती है तो वो ये देख पाती कि बहुत ज़्यादा शिक्षार्थी क्या नहीं समझ पाए हैं, उसकी अवधारणा को ही नहीं समझ पाए कि वो क्या पढ़ा रही थी उसको ही नहीं समझ पाए हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बी ऑप्शन है कि यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या फिर उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि शीला ने उस जो प्रकरण पढ़ाया है या जो पाठ पढ़ाया है उसकी पद्धति ही दोस्तों नहीं वो सही से प्रयोग किया, इसीलिए बच्चे वहां पर समझ नहीं पाए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बी ऑप्शन है कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, या फिर शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। क्योंकि दोस्तों जब बच्चों को आप अवसर उपलब्ध कराएंगे कि वे खुद से चीज़ें खोजेंगे और सीखेंगे तो वहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे, उनका अधिगम प्रभावी होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल सोर्सेज में, एनवायरमेंटल स्टडीज में, या फिर एनवायरमेंटल स्किल्स में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज में, क्योंकि जब ईवीएस आप पढ़ाते हैं तो उसको क्या लिखते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज आप लिखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और की राजधानी, जो हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी है शिमला, और दोस्तों जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, क्रमशः दिल्ली के दोस्तों किधर साइड में है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है। बी ऑप्शन है कि उत्तर और दक्षिण में। सी ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, और डी ऑप्शन है कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में, क्योंकि दोस्तों ये जिस तरीके से मैप होता है, सपोज दैट यहाँ पर दिल्ली है। अब दोस्तों दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष आपको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बतानी है। अब दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश कहाँ है, बिल्कुल ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश की राजधानी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश बिल्कुल नीचे हो जाएगा, तो दक्षिण में आ जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं कहा है, तो आपको ऑप्शन जो दोस्तों अपोजिट होगा या फिर निगेटिव ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। बी है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। सी है कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन बी, सी और डी पॉजिटिव हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। दोस्तों कड़ा अनुशासन नहीं लाना, क्योंकि एनसीएफ दोस्तों 5 इसका खंडन करती है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? मियादी बुखार से पीड़ित है, मलेरिया से पीड़ित है, एनीमिया से या बुखार से? तो दोस्तों यहाँ पर एनीमिया से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुड़ में आयरन होता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उस मरीज को एनीमिया है, मतलब कि खून की कमी है। दोस्तों खून की कमी इसको क्या कहते हैं?
रक्त अल्पता भी कहते हैं या फिर एनीमिया कहते हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेक कर, उबाल कर या बेल कर। बी ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। फिर है सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, गूंथ कर और दोस्तों भून कर। तो यहाँ पर दोस्तों जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सेक कर, तल कर और भून कर। यहाँ पर दोस्तों खाना पकाने के ये तरीके हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि रेगिस्तानी जो ओक है एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होती हैं। तो यहाँ किस पेड़ को, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या राजस्थान में। दोस्तों ये जो रेगिस्तानी ओक है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक अभी जो मैंने पिछला वाला प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी दोस्तों था कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अभी रिपीट आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है कि यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पर चोटी है, ये आपको सही कर लेना है। चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा है ऑप्शन कि यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। सी ऑप्शन है कि यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। फिर डी ऑप्शन है कि यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो दोस्तों नेपाल में है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह एक नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 वैसे है दोस्तों, कभी कभी 50 भी लिख लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, लेकिन जो अबाउट लिखा जाता है लगभग 8,900 मीटर लिखा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो ब्रॉन्ज होता है मतलब कांसा जिसको कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये दोस्तों कौन सी धातुएं होती हैं? तो यहाँ पर तांबा होता है इसमें। ये भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ईवीएस में करा चुका हूँ, तो वही सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये तांबा और टिन का होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। या दोस्तों पक्षी कौन से होते हैं? बाज, कबूतर, तोता। तो कबूतर तोता नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। चील, बाज, गिद्ध बिल्कुल सही है दोस्तों। फाख्ता, कौवा, मोर ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसलिए चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं। जैसे कि अगर एक कोई आदमी 10 किलोमीटर तक देख सकता है तो ये दोस्तों 40 किलोमीटर तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 गुना ये ज़्यादा देख सकते हैं आम आदमी से। तो इसलिए चील, बाज और गिद्ध हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ए ऑप्शन है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बी ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। और डी ऑप्शन है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे अपने अपने टिफिन बॉक्स में लेकर के आए हैं उन्हीं का दोस्तों अवलोकन करना है और उसके बाद शालिनी को क्या करना है, वहाँ पर उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर उनको पोषण न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दोस्तों
कैसे मदद करेगा? दैनिक समय सारणी में बदलाव करके, कक्षा की अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करके, या फिर जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन से यहाँ जोड़ना है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। दोस्तों यह गांव कौन सा है? असम का है, तमिलनाडु का है, उत्तराखंड का है, या फिर आंध्र प्रदेश का है? दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि असम में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ के जो घर होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, और ये अंदर से भी दोस्तों बांस और लकड़ी के ही बने होते हैं सभी घर, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में कराया है, तो ये भी दोस्तों देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आपको रिपीटेड मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। अब आगे देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। बी ऑप्शन है कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। सी ऑप्शन है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। डी ऑप्शन है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। यही दोस्तों पर्यावरण की कक्षा में आप रूपात्मक आकलन समुचित कार्य नहीं होगा, तो इस तरीके से दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? उल्लू है, कौवा है, कोयल है, या मैना है? तो दोस्तों उल्लू हो जाएगा, जो कि 270 डिग्री दोस्तों यहाँ पर अपना इस एंगल में वो अपना सिर घुमा सकता है। पूरा तो नहीं घुमा पाता, लेकिन दोस्तों 270 डिग्री आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उल्लू जो है अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो 270 डिग्री तक ये दोस्तों घुमा सकता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं 6 डॉट पे दोस्तों ये बनाई गई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 6 डॉट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस जो ब्रेल लिपि है ये नेत्रहीन जो बालक होते हैं उनके पढ़ने में दोस्तों ये प्रयोग की जाती है, और इसका आविष्कार दोस्तों 1821 ईस्वी में लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था। जब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट ये की गई थी तो ये 12 बिंदुओं से दोस्तों स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब क्या है यहाँ पर 6 बिंदु ही रखे गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीज़ें याद रखनी हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका, नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और उन्हें इसे बनाने में जो खाना इससे बनता है उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, गोवा, केरल या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना कि केरल में टेपियोका खाया जाता है और नारियल के पेड़ घरों में आंगन में उगाए जाते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जब बच्चों में आप जिज्ञासा जागृत कर रहे हैं तो उनको आप एक्टिव कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पर लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़्यादा अभ्यास देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। बी ऑप्शन है कि अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, बिल्कुल गलत है। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप उनको सोचने पर मजबूर करेंगे तो सबसे ज़्यादा उनमें जिज्ञासा होगी, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या दोस्तों सुझाव हो सकता है? कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें,
बी ऑप्शन है कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना चाहिए उनको। सी ऑप्शन है कि अपने व्यक्तिगत वाहन से के इंजन को नियमित जांच करना चाहिए, या आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि आप उनको संभावित तरीके बता रहे हैं। तो यहाँ पर आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करेगी। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर है प्रश्न पत्र का संपादन करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दो हो जाएगा कि रूपरेखा डिजाइन सबसे पहले तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद प्रश्न लिखना और बाद में क्या है प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो ये 4 पे हो जाएगा दोस्तों, 2 4 1 3 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। बी ऑप्शन है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। सी ऑप्शन है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। या फिर डी ऑप्शन है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है वो दोस्तों लगभग 2 क्विंटल का होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन कराया था। और दोस्तों अगर आपको जानवर वाली वीडियो देखनी है, आपको सारे जानवर जितने भी सीटेट में आते हैं जैसे स्लॉथ है, हाथी है, टाइगर के बारे में पूछा जाता है, छिपकली के बारे में पूछा जाता है, तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों बना दी है, अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो, अगर दोस्तों 1 महीने तक बिजली ही ना आए तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। यह प्रश्न दोस्तों पूछने का क्या उद्देश्य है कि बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के कल्पना परक चिंतन परक कौशल का विकास करना। सी है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, या समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उनको कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है। दोस्तों मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर होती है, क्योंकि ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर से जो मैंने अभी कराए हैं उन्हीं से दोस्तों ये देखिए 2015 में आपका ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से करते रहेंगे तो आपके वहाँ कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, जो कि आप तुरंत टिक लगा के, जहाँ से आपका समय भी बचेगा और आप आराम से दूसरे जो क्वेश्चंस मैथ के होंगे उन पर आप समय दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सीटेट की मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल पहुंचती है। स्टेशन पर रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल दोस्तों घंटे में लगभग क्या होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर समय आपको निकाल लेना है कि 5:15 पर चली थी और 4:45 पर पहुँची है। तो जब आप इसका समय निकालेंगे तो 47 घंटा 50 मिनट दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों कुल दूरी कितनी है, तो आपको दी गई है कुल दूरी 2649 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज चाल मतलब कि एवरेज स्पीड की बात की गई है। तो और औसत चाल दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 2649 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 47.50। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 56 घंटे के करीब आएगा, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के मैंने प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर के कराए थे प्रैक्टिस सेट 2 और 3 उसमें भी क्वेश्चन थे। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके पेपर देने जाना है।
ताकि आपके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे ही मिल जाएं और आपने जब किया होगा तो वहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का देख लेते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनना है। फर्स्ट है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, सी है। थर्ड है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता और लोग पतले पाइप से इसे जल पीते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये दोस्तों रेगिस्तान ओक का है, तो चौथा ये जो है ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की पूरी तैयारी आपको करा रहा हूँ। चाहे आपका मैथ सब्जेक्ट हो, उसका भी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, हिंदी के भी मैंने डाले हैं प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और दोस्तों हिंदी की क्लासेस भी मैंने थ्योरी पोर्शन भी कराया है, तो आपको अगर जैसे कि आपको संधि वहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी दोस्तों वहाँ पर वीडियो हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।